हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, हम लोग यहां पर जो है वो आपका केवीएस पीआरटी जो कि 2023 में आपकी परीक्षा होने वाली है फरवरी के अंदर। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आपके 100% आधारित एनसीईआरटी प्रश्न होंगे, जो कि आपके परीक्षा में आने की संभावना है। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी या जितनी भी क्लासेस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप सभी लोग मेरे से कनेक्ट रहेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। विकल्प क्या दिए गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, इंदिरा गांधी ने कहा था, या फिर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करेंगे, बताएंगे कि बांधों को आधुनिक भारत की संज्ञा किसने दी थी। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, और एक बार जल्दी से आप लोग सेशन को भी शेयर कर देंगे ताकि सभी साथी जो हैं आपके साथ क्लास में जुड़ सकें। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं जो आपके बांध थे, इनको आधुनिक भारत की संज्ञा किसने दी थी, तो ये दी गई थी आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर चौथा वाला विकल्प बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। विकल्प क्या दिए गए हैं। अंडमान, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर केरल के अंदर। आंसर करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, और सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे जो भी साथी चैनल पे आए हैं, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो क्लास होती है आपकी, इनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार मरीन की, तो ये पार्क जो है आपका ये स्थित है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के अंदर। तो यहाँ पर विकल्प जो है आपका ये दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग देखिए बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में, तो यही तमिलनाडु में आपका रामेश्वरम मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर? रामेश्वरम मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में, तो यही तमिलनाडु के अंदर एक प्रकार का आपका फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पोंगल। क्या नाम है इसका? पोंगल। और यही जो आपका पोंगल है, ये किसानों का फसल का एक प्रकार का त्योहार है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये किसानों का फसलों का त्योहार माना जाता है। इसी के साथ यहाँ पर एक प्रकार का मेला भी लगता है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जल्लीकट्टू। क्या नाम है इसका? जल्लीकट्टू मेला। तो इस मेले को भी याद रखना होगा, क्योंकि हो सकता है प्रश्न जो है आपका मेले को देख करके भी पूछ ले, तो हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और यही तमिलनाडु में आपकी टोडा जनजाति भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर उड़ीसा के बारे में, तो हम लोगों को पता है कि उड़ीसा के अंदर जो है हमें नुआखाई फेस्टिवल देखने को मिलेगा, और यही उड़ीसा के अंदर आपको चिल्का लेक देखने को मिलेगी। और अगर हम लोग बात करते हैं केरल के बारे में, तो केरल के अंदर आपको टैपियोका देखने को मिलेगा, जो कि एक प्रकार का फल भी है, सब्जी भी है, और यहीं पर आपके शास्त्रीय नृत्य भी होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कई पार्क वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका हो गया एराविकुलम नेशनल पार्क। तो ये जो पार्क हैं आपके, ये भी यहाँ पर केरल में देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। क्या पूछ रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था। विकल्प दिए गए हैं। डार्विन के द्वारा किया गया था, अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा किया गया था, रोजेन के द्वारा किया गया था, या फिर इजी टांसले के द्वारा किया गया था। अब सभी लोग इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इस शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आंसर करिए सभी लोग, सबका आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग अगर ऑप्शन को क्लियर करते हुए चलेंगे, तो मैंने डार्विन के बारे में आपको कई बार बताया है। इनकी एक पुस्तक थी जो कि ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज थी, तो इसके अंदर इन्होंने बताया था। अगर हम लोग बात करते हैं अर्नेस्ट हैकेल के बारे में, तो अर्नेस्ट हैकेल के बारे में हमें क्या याद रखना होगा। तो ये जो आपके थे, इन्होंने
पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था इन्होंने? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो इसको याद रखते हुए हम लोग चलेंगे। अगर बात आती है यहाँ पर रोजेन की, तो रोजेन ने क्या किया था? रोजेन ने आपका जैव विविधता शब्द दिया था। क्या किया था? जैव विविधता शब्द दिया था। तो इसको भी याद रखना होगा, क्योंकि ये भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सही आंसर की, तो ये हमारा हो जाएगा एजी टांसले, आर्थर जी टांसले यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, जो कि चौथे वाले विकल्प के अंदर आपको दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखिए, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या पूछ रखा है आपसे? ग्रीन हाउस गैस पूछ रखा है। विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर नाइट्रोजन। आंसर करके बताएंगे सभी लोग। आप लोगों ने कई बार ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ रखा होगा, तो उसी के लिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है और आप लोग आंसर करके बताइए। और एक बार सभी साथी जल्दी से क्लास को लाइक करके लोगों तक शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ताकि वो सभी क्लास में आकर के यहाँ पर पढ़ाई करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ग्रीन हाउस गैस की। तो इसके अंतर्गत जो आपकी गैस नहीं आएगी वो हो जाएगी नाइट्रोजन। क्या हो जाएगी? नाइट्रोजन। तो सही आंसर हमारा ये बनेगा। अगर हम लोग देखिए बात करते हैं नाइट्रोजन गैस की, तो ये हमारी वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? तो ये हमारी वायुमंडल में उपस्थित है 78%। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? तो ऑक्सीजन है हमारी 21%। मैंने कल भी एक प्रश्न आपको कराया था, जिसमें मैंने आपको सारी गैसेस का नंबर बता दिया था कि कितने प्रतिशत गैसेस जो हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? वायु प्रदूषण के संबंध में पैन का अर्थ क्या है? यहाँ पर पैन का अर्थ आपसे पूछा है। विकल्प क्या दिए गए हैं? परऑक्सी एसिटाइल न्यूरॉन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट या फिर परमानेंट अकाउंट नंबर। तो सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि वायु प्रदूषण के संबंध में, ध्यान से पढ़ना है हमें प्रश्न को, क्या कह रहा है? वायु प्रदूषण के संबंध में पैन का अर्थ आपसे पूछा है। सिंपल सा मतलब इसका ये है। अब इसका आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए, देखिए किसका आंसर पहले आता है। जल्दी आप लोग आंसर करके बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? ये बन जाएगा हमारा परऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। क्या बनेगा? परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनेगा। यानी कि विकल्प जो दूसरा वाला है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। परऑक्सी एसिटाइल न्यूरॉन तो होगा नहीं, न्यूरॉन तो आपका माइंड से रिलेटेड हो गया, तो इसका मतलब ये है नहीं, क्योंकि ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, तो बिल्कुल ये आपका बनेगा। एसिटिलीन नाइट्रेट का कोई मतलब ही नहीं होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर, ये आपका यहाँ पर कोई बैंक वगैरह से थोड़ी ना लिंक करा रहा है आपका, तो ये भी नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 देखिए, क्या कह रहा है? सुंडा ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? किसकी बात कर रहा है? सुंडा गर्त की बात कर रहा है। ये आपको किस महासागर के अंदर देखने को मिलेगी? विकल्प दिए गए हैं अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। आंसर करिए सभी लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? ये बन जाएगा हिंद महासागर। यानी कि जो हमारी सुंडा ट्रेंच है ये हमें हिंद महासागर में देखने को मिलेगी, जो कि आपकी सबसे गहरी गर्त बताई जाती है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करेंगे, माफ़ कीजिएगा गहरी गर्त नहीं है, इसी के साथ अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अटलांटिक महासागर की, तो अटलांटिक महासागर के अंदर आपको कौन सी गर्त देखने को मिलेगी? तो अटलांटिक महासागर की अगर हम लोग बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर के अंदर हमें प्यूटोरिको ट्रेंच जो है आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? प्यूटोरिको ट्रेंच जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो इसको भी याद रखिएगा। इसी के साथ अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आर्कटिक महासागर की, तो आर्कटिक महासागर के अंदर आपको कौन सी देखने को मिलेगी? तो आर्कटिक महासागर के अंदर आपको यूरेशिया ट्रेंच देखने को मिलेगी। कौन सी मिलेगी आपको? यूरेशिया ट्रेंच जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर के अंदर आपको यहाँ पर मैरियाना ट्रेंच देखने को मिलेगी, जो कि विश्व की सबसे गहरी गर्त है। कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी गर्त जो कि मैरियाना ट्रेंच है, ये आपको प्रशांत महासागर के अंदर देखने को मिलेगी। तो सारी ट्रेंच भी हमें याद रखनी होंगी। बाय द वे अगर आपसे पूछ लिया तो आपको याद रहना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या कह रहा है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? यहाँ पर राज्य पूछा है आपसे। विकल्प क्या दिए गए हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर उत्तराखंड। आंसर करिए सभी लोग, बताएंगे कि आपका जो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है वो कौन सा है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कॉफी उत्पादक राज्यों की, तो ये है हमारा कर्नाटक। राज्य कौन सा हो जाएगा? हमारा कर्नाटक हो जाएगा। आंसर तो हमारा यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही है। मान लीजिए अगर आपसे विश्व में पूछता है तो विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक कौन सा हो जाएगा देश? तो ये हो जाएगा हमारा ब्राजील। कौन सा होगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा ब्राजील। और इसी के साथ ब्राजील के अंदर आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी, यहाँ पर आपको कॉफ़ी बंदरगाह देखने को मिलता है। क्या मिलता है? यहाँ पर कॉफ़ी बंदरगाह देखने को मिलता है। तो इसका नाम क्या है? तो अगर हम लोग इसके नाम की बात करते हैं तो इसका नाम है सैंटोस बंदरगाह। क्या नाम है इसका? सैंटोस बंदरगाह, जो कि आपका कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है बंदरगाह। तो ठीक है, इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर विश्व में पूछेगा तो आप लोग ब्राज़ील को टिक करिएगा, कॉफ़ी बंदरगाह के बारे में अगर पूछता है तो सैंटोस बताइएगा। अगर हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, तो हम सभी लोगों को पता है कि आंध्र प्रदेश के अंदर आपको एक तो एनसीईआरटी आधारित अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो हमें मामिडी तांड्रा देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग की अगर आम भाषा की बात करेंगे तो इसे आम पापड़ कहा जाता है। और साथ में ही आपको आंध्र प्रदेश में एक शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलेगा जिसका नाम है कुचिपुड़ी। क्या नाम है इसका? कुचिपुड़ी नाम है। और यहीं अगर हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में ही आपका कलमकारी वगैरह देखने को मिलेगी। और अगर हम लोग बात करते हैं केरल के बारे में, तो हमने आगे भी यहाँ पर डिस्कस किया था आपको प्रश्न में केरल के बारे में। और अगर हम लोग यहाँ पर केरल के बारे में देखेंगे तो केरल के अंदर आपको एक साइलेंट वैली देखने को मिलती है। क्या मिलती है? शांत घाटी देखने को मिलती है। तो इसका नाम क्या है? इंग्लिश में साइलेंट वैली है, जो कि आपको केरल राज्य में देखने को मिलेगी। और अगर हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड के अंदर हमें यहाँ पर आपके कई सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। और आपकी उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी स्थित है। और यहीं उत्तराखंड के अंदर आपकी थारू जनजातियाँ वगैरह भी देखने को मिलेंगी। साथ में ही उत्तराखंड के अंदर बच्चे जो हैं वो आपका स्कूल जाने के लिए पथरीले रास्तों से होकर के गुजरते हैं और अपने स्कूल को पहुंचते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने चारों विकल्प आपके डिस्कस कर दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? यानी कि नदी का जो जल है वो आपका जब दूषित हो जाता है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बीओडी की जांच की जाती है, कोप की जांच की जाती है, एटीपी की जांच की जाती है, या फिर पैन की जांच की जाती है। तो अब आप लोग बताइए कि किस माध्यम से जो है वो नदी के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। सभी लोग आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 8 के लिए, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए, जल्दी से बताइए। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नदी के प्रदूषण स्तर की, तो आप सभी लोगों को पता है कि आपकी नदियाँ जो हैं वो काफ़ी प्रदूषित हो रही हैं। कुछ तो आपका कारखानों वगैरह से प्रदूषित हो रही हैं और कुछ यहाँ पर हम लोगों के द्वारा प्रदूषित करी जाती हैं, जैसे कि आपका पन्नी वगैरह बहाई जाती हैं। इसी के साथ जो कूड़ा कचरा होता है वो भी आपका नदियों के माध्यम से बहता हुआ चला जाता है। तो इस तरह से आपकी जो नदियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूषित हो रही हैं। तो इन्हीं प्रदूषित नदियों को जांचने के लिए आपका एक टेस्ट होता है, जो कि होता है बीओडी टेस्ट। क्या होता है? बीओडी टेस्ट। अगर हम लोग इसके नाम की बात करते हैं, यानी कि इसके फुल फॉर्म की, तो इसका नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या नाम है इसका? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है इसका जो है फुल फॉर्म आपसे पूछ ले। तो इसका नाम क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसको याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की, इसी के साथ आपका एक बीओडी 5 आता है। क्या आता है? बीओडी 5 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके द्वारा जो है हर 5वें दिन पर
प्रदूषण यानी कि जो आपका जल प्रदूषित हो जाता है, इसकी जांच की जाती है हर 5वें दिन पर BOD 5 के माध्यम से। तो इसको भी याद रखिएगा। मान लीजिए अगर पूछ लिया कि हर 5वें दिन पर जो है प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है, तो ये आपका BOD 5 से नापी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। मैंने आपको 2-3 बार क्वेश्चन करवा दिया गया, हालांकि क्वेश्चन नहीं करवाया है लेकिन आपको कई बार बताया है इन सब के बारे में। तो अब आप लोग बताइए कि भारत में जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट था ये कब आया था। 1972 में आया था, 1974 में आया था, 1973 में आया था, या फिर 1992 के अंदर आया था। सभी लोग आंसर करेंगे। और एक बार अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को लाइक करके, इसी के साथ जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी KVS PRT को लेकर के, उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए अपने क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, प्रोजेक्ट टाइगर की। तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब आया था, तो ये आया था हमारा 1973 में। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। इसी के साथ अगर हम लोग बात करेंगे 1973 में आपका एक और परियोजना आई थी। तो इस परियोजना का नाम क्या था, तो इसका नाम था बाघ परियोजना, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर थी। क्या थी, प्रोजेक्ट टाइगर। तो हो सकता है आपको इंग्लिश में हो सकता है प्रोजेक्ट टाइगर दिया जाए, या फिर हिंदी में आपका बाघ परियोजना बोली जाए, बात आपकी सेम ही रहेगी। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 1972 को लेकर के, तो 1972 में आपका क्या आया था, तो इस टाइम पे आपका आया था शेर परियोजना। क्या आई थी, शेर परियोजना जो थी ये आपकी 1972 में आई थी। इसी के साथ 1974 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 1974 में आपका एक मगर परियोजना आई थी। कौन सी आई थी, मगर परियोजना, यानी कि मगरमच्छ के संरक्षण को लेकर के ये परियोजना आपकी लाई गई थी। अगर 1992 की बात करेंगे, तो 1992 के अंदर भी आपकी एक परियोजना लागू की गई थी, जिसका नाम क्या था, हाथी परियोजना। क्या नाम था इसका, हाथी परियोजना। तो ये परियोजना आपकी 1992 में लाई गई थी। और 1992 ही के अंदर आपका अर्थ समिट भी हुआ था, पहला वाला। कौन सा समिट हुआ था, पहला जो अर्थ समिट था वो आपका 1992 के अंदर ही लाया गया था। तो इतने ये चारों विकल्प आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। इन सबको आप लोग याद करते रहिएगा बहुत ही अच्छे से। ये नहीं है कि एक तरफ से अपने दिमाग में घुसेड़ा और दूसरी तरफ से उसे बाहर कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। इन सभी चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर करते हुए चलना है। साथ ही साथ मेरा काम है आपको रिकॉल करवाना। तो हम आपको जब भी क्लासेस होगी, जब भी प्रश्न आएगा, तो हम आपको रिकॉल करवाते हुए चलेंगे चीज़ों को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। क्या पूछ रहा है, किस नदी के ऊपर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। विकल्प दिए गए हैं, नर्मदा नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, या फिर महानदी। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे हीराकुंड बांध के बारे में, तो जो आपका हीराकुंड बांध है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन सा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है। तो इसको भी याद रखिएगा। अब आप लोग जल्दी से बताइए कि ये जो है ये आपका किस नदी पर बना हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा महानदी। क्या बनेगा, महानदी। अगर हम लोग बात करते हैं महानदी आपकी कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में। बात आती है अगर नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी पर आपको कौन सा बांध बना हुआ है, तो नर्मदा नदी पर भी आपका एक बांध बना है, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका सरदार सरोवर बांध। कौन सा है, सरदार सरोवर बांध, इसको याद रखिएगा। इसी के साथ अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर व्यास नदी को लेकर के, और साथ ही यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे सतलज नदी को लेकर के, तो इन दोनों नदियों पर भी आपका एक बांध बना हुआ है, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हरिके बैराज। क्या नाम है इसका, हरिके बैराज जो है आपका, ये व्यास नदी और इसी के साथ सतलज नदी पर बना हुआ है। तो ये सभी चीज़ों को याद रखते हुए चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या कह रहा है, सांप को पालने वाली जनजाति को क्या कहते हैं। विकल्प दिए गए हैं, भूटिया, थारू, कालबेलिया, या फिर गोंड। आंसर करिए सभी लोग।
तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? सांप पालने वाली जनजाति की। तो एनसीईआरटी में आपका साफ साफ दिया गया है कि आपकी जो सांप पालने वाली जनजाति है ये है कालबेलिया। कौन सी जनजाति है आपकी? कालबेलिया। अगर हम बात करते हैं ये निवास कहाँ करती है, तो ये आपका राजस्थान राज्य के पाली जिले में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? राजस्थान राज्य के पाली जिले में। अगर हम लोग बात करते हैं भूटिया जनजाति के बारे में, तो भूटिया जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी। भूटिया के साथ आपका जो लेप्चा है ये भी कहाँ देखने को मिलेगी? ये भी आपको सिक्किम में ही देखने को मिलेगी। बात आती है थारू जनजाति की, तो थारू आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये आपको उत्तराखंड क्षेत्र में भी देखने को मिलेगी और इसी के साथ तराई क्षेत्रों में भी ये देखने को मिलेगी। साथ ही आपकी जो थारू जनजाति होती है ये दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। क्या करती है? दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। मैंने आपको कल भी ये प्रश्न आया था तो मैंने आपको बताया था। बात आती है गोंड जनजाति की। अब ये गोंड जनजाति कहाँ निवास करती है ये भी पता होना चाहिए। तो ये जो आपकी गोंड जनजाति है ये आपकी निवास करती है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के साथ साथ ये आपकी एमपी में भी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ ही आपकी महाराष्ट्र में भी देखने को मिलती है। महाराष्ट्र के साथ साथ ये आपकी जो है बिहार में भी देखने को मिलती है। कहाँ पर? बिहार में भी ये देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। चीन के व्यापारी भारत में क्या लेकर के आए थे? आलू लेकर के आए थे, टमाटर लेकर के आए थे, भिंडी लेकर के आए थे या फिर सोयाबीन लेकर के आए थे? आंसर करिए सभी लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे तो चीन की बात हो रही है। तो चीन के व्यापारी क्या लेकर के आए थे? ये लेकर के आए थे सोयाबीन को। बात आती है आलू कौन लेकर के आया था? तो आलू जो थे ये आपके पुर्तगाली वगैरह लेकर के आए थे। कौन लेकर के आए थे? तो ये पुर्तगाली जो है भारत में लेकर के आए थे। बात आती है टमाटर की। तो टमाटर कहाँ से आया था? तो टमाटर आया था आपका दक्षिण अमेरिका से। कहाँ से आया था? दक्षिण अमेरिका से आपका टमाटर आया था। टमाटर के साथ आपका जो मिर्च थी ये भी आपके दक्षिण अमेरिका से आई थी। बात आती है अगर भिंडी के बारे में, तो भिंडी कहाँ से आई थी? भिंडी आई थी आपकी अफ्रीका से। कहाँ से आई थी? अफ्रीका से आई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर हम लोग इस क्लास की बात करते हैं तो ये जो आपकी क्लास होती है ये डेली आपकी 11 AM पे होती है। तो आप सभी लोग जो है बिना नोटिफिकेशन के क्लास में उपस्थित हो जाया करिए। डेली क्लास आपकी 11 AM पे होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। मोहिनीअट्टम और कथकली नृत्य किस राज्य का है? विकल्प दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। आंसर करिए सभी लोग। तो यहाँ पर बात किसकी की गई है? मोहिनीअट्टम और कथकली की। तो ये है हमारा केरल का। कहाँ का है? केरल का। बात आती है अगर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का है हमारा कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी है। इसी के साथ अगर हम लोग महाराष्ट्र को देखते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर आपका भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गुड़ी पड़वा। क्या नाम है इसका? गुड़ी पड़वा है। अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपका कथक नृत्य किया जाता है जो कि आपका शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है। इतनी चीजें याद हो गई होंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल का समूह है? उन्हें चुनिए। गेहूं और खरबूज होगा, सरसों तरबूज होगा, मक्का ज्वार होगा या फिर ककड़ी और मटर होगा। आंसर करिए सभी लोग। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? खरीफ की फसल की। तो खरीफ के फसल के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? तो ये आपकी आती है मक्का हो गया, ज्वार हो गया, चावल हो गया। तो ये सभी जो है खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती है। तो आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। कौन सा पक्षी अपना घोंसला खंडहर और टूटे मकान में बनाता है? विकल्प दिए गए हैं कबूतर होगा, कौवा होगा, मैना होगा या फिर कलचिड़ी होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ये पक्षी है आपका कबूतर। कौन है? कबूतर। तो कबूतर जो है आपका ये
खंडहर और इसी के साथ जो आपके टूटे फूटे मकान होते हैं वहां पर अपने घोंसलों को बना करके अंडों को देती हैं। बात आती है कौवा के बारे में, तो कौवा क्या करता है, तो ये पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और जो मादा कौवा होती है वो क्या करती है, वहां पर अंडों को देती है और जो कोयल होती है वो कौवे के घोंसले में अंडों को देती है और कौवा क्या करता है, अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। बात आती है मैना के बारे में, तो मैना क्या करती है, मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। क्या करती है, झटके से गर्दन को आगे पीछे करती है। इसी के साथ आप लोग ये बताएंगे कि कलचिड़ी पक्षी है, ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, उस जानवर का नाम बताइए जो हमेशा कुछ ना कुछ कुतरता रहता है ताकि उसके आगे के दांत ना बढ़ सकें। बहुत बार आपके सीटेट की परीक्षा के अंदर प्रश्न ये पूछा गया था। यहाँ विकल्प क्या दिए गए हैं, बिल्ली होगा, गिलहरी होगा, सांप होगा या फिर आपका खरगोश हो जाएगा। आंसर करेंगे सभी साथी इस क्वेश्चन के लिए, बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे तो ये बनेगा हमारा गिलहरी। कौन बनेगा, गिलहरी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, पटोला पेंटिंग्स किस राज्य की प्रसिद्ध है। पटोला पेंटिंग के बारे में पूछा गया है, किस राज्य की है, केरल की है, उड़ीसा की है, गुजरात की है या फिर राजस्थान की है। तो सभी लोग आंसर करके बताइए कि आपकी जो पटोला पेंटिंग है ये किस राज्य की है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा गुजरात। क्या बनेगा, गुजरात बनेगा। इसी के साथ देखिए अगर हम लोग बात करते हैं गुजरात के बारे में, तो एनसीईआरटी में गुजरात के अंदर क्या दिया गया है, यहाँ पे अधिकतर आपको रेलवे स्टेशन पे, जो रेलवे स्टेशन के जो वहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म पे जो लोग बेचते हुए अक्सर आपको कुछ ना कुछ दिखाई देते हैं। तो वहाँ पे जो आपके स्टॉल वगैरह लगे होते तो वहाँ पर आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगा गुजरात में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ढोकला। क्या मिलेगा, ढोकला देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। और आपको गुजरात में क्या देखने में मिलेगा, तो यहीं पर आपको जुगाड़ गाड़ी देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, जुगाड़ गाड़ी जो है आपकी, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी क्योंकि इससे बच्चे जो है वो स्कूलों तक पहुंचते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, गोलकुंडा किले का निर्माण किस शासक के शासनकाल में बनवाया गया था। चौहान वंश के शासनकाल में बनवाया गया था, विजयनगर साम्राज्य या फिर कुतुबशाही वंश या फिर गोपाल वंश। आप सभी लोग आंसर करके बताइए किस शासक के शासनकाल में जो आपका गोलकुंडा किला है इसका निर्माण करवाया गया था। तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ये कुतुबशाही वंश बनेगा। कुतुबशाही वंश के द्वारा जो है इनका निर्माण कराया गया था, यानी कि गोलकुंडा किले का। अगर यहाँ पर कुतुबशाही वंश नहीं दिया होता है तो मान लीजिए वहां पर काकतीय वंश दिया हो तो आप लोग काकतीय वंश को भी टिक कर सकते हैं और आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 4 घंटे सोता है। 4 घंटे सोने वाले जानवर की बात की गई है। विकल्प दिए गए हैं, हाथी सोएगा, बिल्ली सोएगी, गाय सोएगी या फिर अजगर सोएगा। आंसर करके बताइए जल्दी से आप सभी लोग। तो यहाँ पर अगर एग्जैक्ट 4 घंटे की बात करता है तो ये सोती है आपकी गाय। अगर हम लोग बात करते हैं हाथी के बारे में, तो हाथी क्या करता है, हाथी लगभग आपका 2 से लेकर के 4 घंटे आराम करता है। क्या करता है, 2 से लेकर के 4 घंटे आराम करता है। ऐसा नहीं है कि वो इतना ज़्यादा भारी है तो आपका सारा दिन और रात सोते सोते गुजार देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात आती है अगर बिल्ली के बारे में, बिल्ली कितने घंटे सोती है, तो बिल्ली जो सोती है आपकी लगभग 12 घंटे सोती है। कितना सोती है, 12 घंटे के आसपास सोती है। बात आती है अजगर के बारे में, तो अजगर लगभग आपका 17 से 18 घंटे सोता है। कितना घंटे, 17 से 18 घंटे। इसी के साथ अगर जो आपका स्लॉथ के बारे में पूछता है तो स्लॉथ भी आपका लगभग ऐसे ही सोता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रश्न पूछा जाए उसी तरह से आप लोग आंसर को टिक करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 20, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादन करता राज्य है। अब आप लोग बताइए कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो कि कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। बॉम्बे हाई या फिर गुजरात होगा, तमिलनाडु और गुजरात होगा, पश्चिम बंगाल और मुंबई हाई होगा, या फिर असम और उड़ीसा होगा। आंसर करके बताएंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। तो यहाँ पर अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे तो ये हमारा दूसरा वाला विकल्प जो है यानी कि गुजरात और तमिलनाडु जो है ये आपके कच्चे तेल के पेट्रोलियम यानी कि जो उत्पादक राज्य हैं ये आपके माने जाते हैं। तो देखिए ये थे आज के आपके 20 क्वेश्चन जो कि मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस है एनसीईआरटी आधारित। तो आप लोग इनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यही प्रश्न जो है आपके लगभग पेपर में पूछे जाएंगे। और इसी के साथ हम लोग जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास जो है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास में अपनी संख्या को बढ़ाइए तो हम आप लोगों के लिए थोड़ी सी और मेहनत बढ़ा करके करेंगे। तो बस आप लोगों को अपना सपोर्ट देना है। और जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर देंगे ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी आपकी केवीएस को लेकर के उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा और आप सभी लोग क्लास से कनेक्ट रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।